नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। और आज यूपी में मुद्दे की बात सिर्फ एक है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उतनी चाक चौबंद है जितना सरकार दावा करती है, हर रोज अपनी पीठ ठोकती है। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम है? क्या उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट जो ये कहती है कि महिलाओं की के खिलाफ अपराधों के मामले कम हुए हैं, क्या जमीन पर भी ये आंकड़े नजर आते हैं? आज लखीमपुर खीरी में एक बार फिर ये सवाल गूंज रहा है। कल रात को खबर आई कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के साथ, जो कि दलित समुदाय से आती हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ और उनकी हत्या करके उनके शव पेड़ पर लटका दिए गए। इस जघन्य वारदात ने 8 साल पहले हुए बदायूं कांड या फिर 2 साल पहले हुए हाथरस कांड की याद दिला दी, जिनकी गूंज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सुनाई दी थी। न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक में इन जघन्य गुनाहों की गूंज हमें सुनाई दी थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि गुत्थी सुलझा ली गई है। मां बाप के बयान अलग हैं। पुलिस कह रही है कि लड़कियां जो हैं वो रजामंदी से साथ गई थी। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द अभी बहुत से सवाल बाकी हैं। आरोपियों की उम्र को लेकर संशय बना हुआ है। उनके आधार कार्ड कहते हैं कि 2 आरोपी जो हैं वो नाबालिग हैं। पुलिस कहती है कि सभी आरोपी बालिग हैं। इन तमाम सवालों पर पुलिस और कोर्ट कचहरी में जरूर आगे इनमें डेवलपमेंट्स होंगे, जिन्हें हम यूपी तक पर लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी कांड ने प्रदेश में एक बार फिर राजनीति भी गर्म कर दी है। जैसे ही इस वारदात की खबर सामने आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो कांग्रेस पार्टी की, या फिर राहुल गांधी हो, या फिर मायावती हो, सबके एक के बाद एक ट्वीट सामने आने लगे। मायावती, चूंकि दलितों से जुड़ा मामला था तो सबकी निगाह इस बात पर थी कि मायावती आखिर सरकार को किस तरीके से घेरे में लेती हैं, मायावती क्या कहती हैं। तो देखिए, मायावती ने आज सुबह ट्वीट किया। पहली बात यह कि कल रात की घटना थी, मायावती ने आज सुबह ट्वीट किया और मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है। क्योंकि ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस समेत ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में सुधार करे। देखिए कितने सधे अंदाज में मायावती यूपी सरकार को एक सलाह दे रही हैं कि अपनी नीतियों में सुधार कीजिए। इतना जघन्य अपराध और मायावती एक सलाह देकर यूपी सरकार को छोड़ दे रही हैं। इस बीच चूंकि चंद्रशेखर आजाद पिछले कई दिनों से, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, हम लगातार देख रहे हैं कि दलितों से जुड़े मामलों पर वो सड़क पर उतरते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। तो उनके ट्विटर टाइमलाइन पर भी हमारी नजर थी। आज शाम जो चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया, पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं। चंद्रशेखर ने साफ तौर पर लिखा कि यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना हृदय विदारक है। मैंने पीड़ित परिवार से बात की है। मैं बहुत जल्द पीड़ित परिवार से मिलने आऊंगा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। रेप और हत्या की घटनाएं आम बात हो गई हैं। अपराधी बेखौफ हैं। मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा है, वो इस्तीफा दें। यानी कड़क अंदाज में, तल्ख शब्दों में चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। अगर आप मायावती के ट्वीट की लैंग्वेज से, भाषा से इस ट्वीट को कंपेयर करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद ने काफी कड़क शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस बीच जो लखीमपुर खीरी के एसपी हैं, उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। वो पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं या डांट रहे हैं या धमका रहे हैं, ये वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए। एक काम भी नहीं होने देंगे, कंट्रोल होगा। मैं जो आपके फिक्स होगी, आप ग्राम प्रधान हैं, दे रहे हो आप। नहीं सर, ये कहता हूं अलग तरीका है तो सबके ऊपर धमकी देने के लिए मुकदमा नहीं, सबके ऊपर
फिट हो जाओ। साइड ले लो इसे। सामने बात करिए। मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहा है यहाँ पे। कौन है? जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। इस वीडियो को टैग करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने आज सुबह भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इस वीडियो का इस्तेमाल किया और लिखा, जिंदा बेटियों को सुरक्षा देने में विफल यूपी की निकम्मी सरकार, निकम्मी पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर अब दुखी माता पिता को उसकी बेटियों के मृत शरीर को देने से मना करने के साथ साथ धमका रही है। योगी जी, अपनी पुलिस को कहिए कि यह गुंडागर्दी बंद करें, यह मत भूलें कि यह मेरा परिवार है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर एक बार फिर, उससे पहले भी मतलब योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया और कहा कि पुलिस की जो ये धमकियां हैं पीड़ित परिवार को, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका परिवार है। कहने का मतलब कि पूरा दलित समुदाय जो है वो उनका परिवार है। चंद्रशेखर ने ये दावा किया। अब ये चंद्रशेखर के ट्वीट सिर्फ ट्वीट हैं या फिर वो कोई इरादा रखते हैं इस मामले को सड़क पर ले जाने का, यह जानने के लिए हमने चंद्रशेखर आजाद को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और अब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ। इसके अलावा हमारे लखनऊ में ब्यूरो चीफ और सीनियर एडिटर कुमार अभिषेक इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और दिल्ली में हमारे एडिटर कुमार कुणाल भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम लोगों का आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर आजाद आपसे, महज ट्वीट करके आप अपनी इस औपचारिकता को, जिम्मेदारी को निभा लेंगे या फिर आपको वाकई लगता है कि यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और यूपी सरकार को इस पर घेरने के लिए आपको और ज्यादा कदम उठाने होंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं यूपी तक की टीम का। कोई ऐसा इशू नहीं जिसको यूपी तक की टीम उठाती नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करती। तो आज हम लोग जिस मामले पे चर्चा कर रहे हैं वो लखीमपुर खीरी, तो मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा और सरकार को भी जवाब दूंगा आपके माध्यम से। यूपी तक के ट्वीट तो यहाँ से अपनी बात कहने का एक जरिया, जबकि कल रात से हमारी टीम वहां सक्रिय है। जब कल रात हमारी टीम एसपी से सवाल कर रही थी तो एसएसपी ये कह रहे थे कि यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, वो उनके साथ भिड़ रहे थे। वो परिवार को जब मैंने जो वीडियो पोस्ट की उसमें धमकी दे रहे हैं कि चाहे 2 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ, 24 घंटे दिन बैठ जाओ, 48 दिन बैठ जाओ, मैं बॉडी नहीं दूंगा। ऐसे जघन्य मामले में और ऐसे माहौल में कप्तान जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वहां के गार्जियन है उसे लेकर, उनका ये बयान और उनका ये इस तरह का स्टेटमेंट पीड़ितों के साथ इस तरह का व्यवहार ये स्पष्ट करता है कि पुलिस किस तरह से जो है डर और दबाव का काम जो है वहां कर रही है। तो मैंने फिर अब, क्योंकि हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि भाई पुलिस कार्रवाई करेगी, तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है दिन में, उस कार्रवाई के बाद मैंने ये हमारी टीम के जरिए मैंने पीड़ित परिवार से बात की, उनके पिताजी से, उनकी माँ से, उनके भाइयों से, और आम वहाँ जो टीम है हमारी उनसे बात की। तो बहुत सारी जो है कंट्रोवर्सी है, तो मैंने ये फैसला लिया कि बहुत जल्द मैं पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। माहौल थोड़ा सामान्य हो जाए, क्योंकि अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो सरकार रोने लग जाएगी कि देखो वहां तो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां तो ये हो रहा है, वहां तो वो हो रहा, काम करेंगे नहीं निगम में और फिर इस तरह की बातें करेंगे। अभी हाथरस के जख्म नहीं सूखे हम लोगों के, 2 साल हो गए। हाथरस में आप देख कितने बड़े बड़े वादे किए थे मुख्यमंत्री ने। कल ही मैंने पढ़ा अखबार में लिखा था, ना नौकरी मिली, ना घर मिला, ना 2 साल हो गए इस मुकदमे में न्याय हुआ। तो ये स्पीड है न्यायपालिका की उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। तो जब इस स्पीड से काम होगा तो आप समझिए अपराधियों में डर बनेगा या अपराधी जो है भय मुक्त होकर अपराध करेंगे। देखिए, अगर वही आरोपी, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फिर कोर्ट में तय होगा, अगर वही आरोपी, तो आप ये चेक कीजिए भाई, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनके हौसले देखिए। वो बच्चे को उठा ले जाते हैं और जाके रेप करते हैं और फिर उनको फंदे पे लटका के उनकी हत्या कर देते हैं। देखिए कितना हौसला है उनके अंदर। ये हौसला कहां से आ रहा है? मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं जैसे हरियाणा में पहले भ्रूण हत्या बच्चों की सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन जब हरियाणा में बड़े पैमाने पे बेटियों ने नाम रोशन करना पड़ा तो समाज पे एक प्रभाव पड़ा कि बेटियां भी आगे निकल सकती हैं, बेटियां भी बेटों की तरह जो सम्मान दिला सकती है। तो वहां फिर ये भ्रूण हत्याओं पे काफी बड़े पैमाने पर रोक लगी।
आज धीरे धीरे वहां जो है पुरुष और महिलाओं का जो लैंगिक समानता वो बराबर हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये भी तो एक माहौल है। जब हम बात करते हैं देश स्तर पे, तो बिल्किस बानो के आरोपियों को जब फूल माला पहनाई जाती है तो क्या संदेश क्या जाता है? ये पहली घटना थोड़ा ये जघन्य है क्योंकि बदायूं की याद दिलाती है, हाथरस की याद दिलाती है, इसलिए जघन्य है। लेकिन आप ये सोचिए, मेरे सीनियर साथी पत्रकार यहाँ हैं, काफी सीनियर है, बहुत लंबे समय से मैं इनको काम करते देख रहा हूँ। पीलीभीत में क्या हुआ, एक लड़की को रेप करने में जब कोई एक दरिंदा नाकाम हो जाता तो उसके ऊपर तेजाब डाल देता है, डीजल डाल के आग लगाया था। आगरा में क्या हुआ, जब एक महिला लेखपाल से रेप करने में एक आरोपी नाकाम हो जाता है तो उसके ऊपर तेजाब डाल देता है। और गोरखपुर में क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन से एक महिला को उठा ले जाकर उसके साथ रेप होता है। मथुरा में क्या हुआ, हापुड़ में क्या हुआ एक बच्ची के साथ अभी इसी महीने के अंदर। तो आपके पास पूरी पुलिस फोर्स है, आपके पास मुखबिरी तंत्र है, आपके पास आईबी है, एलआईयू है, सब कुछ है। और एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि महिला उत्पीड़न, दहेज हत्या और दलित उत्पीड़न की सबसे ज्यादा कार्रवाई, सबसे ज्यादा जो है मुकदमे, यानी कि सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही है वो यूपी में हो रही है। और दलितों के साथ 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए इस बार। इतना अन्याय वो दर्ज कब होते हैं? जब हम जैसे लोग लड़ते हैं, जब आपके जैसे मीडिया के साथ ही सवाल उठा है तब दर्ज होते हैं, वरना थाने से पीट के भगा दिए जाते हैं सैकड़ों से मामले। और 56,000 मुकदमे हैं महिला उत्पीड़न के एक साल के 2021 के। तो मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं चुपचाप बच सकते ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपके पास सब कुछ पावर है, आप विपक्ष में दौड़ाई हो, जो लोग हमसे सवाल करें। आप सरकार में हो, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, पीठ थपथपा रहे तो अपना आउटपुट भी तो बता दो क्या है, क्या अपराधियों में डर आया? तो वहां तो जीरो है। तो इसलिए मेरे जैसे लोगों को जाना पड़ेगा। और जब मैं जाऊंगा तो सरकार की निकम्मी सरकार जो है कहेगी कि वहां तो विदेशी फंडिंग हुई, वहां तो माहौल बिगाड़ने का प्रयास था, अपराध नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, जो अगर कोई संघर्ष करने उनके आंसू पूछने जाएगा तो उसको रोकने का, उस पर झूठे मुकदमे करने का काम करेंगे। तो करिए मुकदमे, बहुत जल्द आपको लखीमपुर खीरी मिलूंगा उस परिवार के बीच में। और एक दिन में न्याय नहीं मिलता, मैं तो जानता हूं, मैं वकील भी हूं ना, तो कोर्ट के माध्यम से भी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और जब तक इन दरिंदों को सजा नहीं होती है, जो कोई भी, अगर यही है तब, और अगर इन्वेस्टिगेशन में और लोग आते तब, जब तक इन दरिंदों को सजा नहीं होती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी, एक कुमार उसके बाद आपके सवाल पर आएंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी, सरकार तो ये दावा करती है कि पिछले 15 सालों में ऐसी कानून व्यवस्था कहीं रही नहीं। अभी मई में गोरखपुर में एक शिलान्यास कर रहे थे, योगी जी ने कहा कि निवेश के लिए बहुत माकूल माहौल बन गया है, ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही। 100 दिन की जब सरकार 2022 की सरकार आने के बाद 100 दिन हुए तो सरकार ने बड़े आंकड़े जारी किए। एनसीआरबी के आंकड़ों का भी हवाला सरकार देती है कि वो कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं और इसलिए आंकड़ा ज्यादा है क्योंकि हम दर्ज करते हैं। तो सरकार तो 2022 में तो सरकार जो लोगों को जो वादे कर रही थी या लोगों को अपने वोटरों को अपनी तरफ खींच रही थी, उनमें कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा दावा था उनका, जबकि 2 साल पहले हाथरस हो चुका था। मेरा कहने का अर्थ यह है कि क्या इन घटनाओं को, आपको क्या लगता है कि क्या इन घटनाओं को लोग एक आध घटना के तौर पर 10-15 दिन का एक गुस्सा दिखाकर भूल जाते हैं? क्योंकि 2022 के चुनाव में हमने ये देखा कि हाथरस जैसा बड़ा कांड हुआ था, लेकिन यूपी वोट देते समय वोटरों ने उसी बीजेपी को वोट दिया। तो क्या ये सरकार जो है कानून व्यवस्था का कर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है? इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसके बावजूद लोगों पर कोई असर नहीं होता है। कम से कम हम वोट में तब्दील होता तो नहीं देखते हैं उसको। ऐसे में एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप क्या करेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं जी। पहली बात, जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री ये कहता है, मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री का बुलडोजर भी है, मुख्यमंत्री का बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है, ये भी हम देखते हैं। अजय मिश्रा टैनी जी के घर पे तो नहीं चला था बुलडोजर, वो भी लखीमपुर खीरी के ही है, उनके घर पे तो नहीं चला बुलडोजर। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं उससे पहले मैं सोशली, क्योंकि समाज का हिस्सा भी, हम 4 लोग यहाँ हैं अभी जो बात कर रहे हैं, आप 3 जर्नलिस्ट है और मैं एक राजनीतिक काम और सोशली काम कर रहा हूँ। हम सबके भी तो बहनें और बेटियां हैं। जब अपराध बढ़ेगा तो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें भी तो स्कूल जाती हैं, बाजार जाती हैं। कल ये आग जब लगी है तो कल किसके घर तक नहीं जाएगी? आपने देखा अभी गाजियाबाद की साथ घटना है कि एक महिला को, जो महिला बाद में पता लगा कि विधायक जी की मां है, उनके कुंडल छीनने जाते हैं। कहाँ कानून व्यवस्था? मैं आपको कितनी घटनाएं गिनवाऊं? मगर आपको घटनाएं गिनवाने लगूंगा तो आप कहोगे जनता इतना बड़ा चिट्ठा लेके बैठे। मैं तो रोज ट्वीट करता हूं, मैंने अभी बरेली घटना में ट्वीट किया
इसलिए किया, एक घटना है बदायूं की, और इसको आप जरा सा गौर कीजिएगा। एक महिला के साथ छेड़खानी होती है, वो रिपोर्ट के लिए जाती, रिपोर्ट नहीं लिखती पुलिस, फिर बीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता जाते, रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस कहती है जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। फिर कार्यकर्ता न्याय मांगने के लिए जाते हैं कि भाई कब करोगे कार्रवाई, तो पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं पे वीडियो में दिख रहा है लाठी से पीट के उनको मुकदमा करके 16 लोगों को जेल भेज देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार सवाल से डरती है, और ये सरकार इस बात से भी डरती है, ये झूठ इसलिए फैलाती है, पीठ इसलिए थपथपाती है कि लोगों को ये बता सके कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छे जो अगर आप हैं तो वो तो आपका रिकॉर्ड बोल रहा है, कितनी घटनाएं दर्ज होती हैं। अगर ये घटना, इस पे चर्चा इसलिए हो रही है मेरे पत्रकार साथी कि आज दलितों के लिए बोलने वाली आवाजें हैं उत्तर प्रदेश में, और सरकार भी इस बात को जानती है। और पिछली जो आप रिपोर्ट पढ़ोगे आईबी की, तो उसमें हाथरस में आप जान लीजिए कि चंद्रशेखर आ जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हमने जो है ये सब चीजें कर दी, इसलिए हमने लाठियों से पीटना शुरू किया। क्या जयंत चौधरी नहीं पीटे पिछली बार वहां? इतना अन्याय जो है राजनीतिक विपक्ष के साथ आप ये सब चीजें करते हैं। बोलने पे तो पॉलिटिकली करने से ज्यादा अभी सोशलिस्ट समाज पे देखना पड़ेगा कि हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करें या पुलिस और सरकार के भरोसे छोड़े। ये सवाल हम सबके सामने है, क्योंकि हम अपनी बेटियों को कमरे बंद करके नहीं रख सकते, अपनी बहनों को जो है कमरे बंद करके नहीं रख सकते, उनकी आजादी नहीं छीन सकते हैं। तो अगर उनको सड़क पे भेजना है तो क्या बाप उनके साथ जाए, भाई उनके साथ जाए? क्या उनका कोई पर्सनल जीवन नहीं है? क्या वो अपनी मर्जी से अच्छे कपड़े, और बयान क्या आते हैं भारत में कि छोटे कपड़े पहनने वालों के पहनोगे तो आपकी गलती है। मैं कह रहा हूं अपनी आंखें सुधारी ना सर। तो अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो अपराधियों में डर होता। बस विपक्ष को डराते रहो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का प्रयोग करते रहो, माफियाओं के नाम पे उनकी संपत्ति, जो कुछ माफिया है उनकी संपत्ति जब्त करते रहो, दिखाते रहो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा माहौल तो दे दो बेटियों को, बच्चियों को अच्छा माहौल तो दे दो मुख्यमंत्री। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तभी तो मैंने कहा कि इस्तीफा दे दो, अगर आपसे नहीं संभल पा रहा। प्रियंका के साथ हुआ, प्रियंका एक बेटी थी गोरखपुर की, मैं गया था, और एक और थी जिस लड़की ने जिस लड़की ने शेड्यूल कास्ट के लड़के शादी की, उसकी सार्वजनिक हत्या हुई थी, मैं उनके घर भी गया था। तो कितना अन्याय, ये तो गोरखपुर में ही है। और पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल है वो एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। आप कुछ भी कहते रहे, मैं कुछ भी कहता रहा हूँ, लेकिन मुकदमे तो इन्हीं की सरकार में दर्ज हुए। कैसे दर्ज हुए आप जानते हैं? मुकदमे कैसे दर्ज होते हैं? कई पत्रकार पिटते हैं, आप जानते हैं, सवाल करते हैं तो अपनी थाना अध्यक्ष धमकाते हैं कि साहब सवाल मत करो। तो ये तो नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा सर। अच्छा चंद्रशेखर जी, एक सवाल है कि आप कहते हैं कि दलितों को लेकर के आप सड़क पर उतर रहे हैं, दलित नेताओं को उतरना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेता तो बहन मायावती जी हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है क्या कि आप तो कह रहे हैं क्या कि आप अपकमिंग नेता माने जाते हैं? आप ये नहीं कहा जाता है कि अभी भी मेन स्ट्रीम में चंद्रशेखर आजाद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं माना जाता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आज की तारीख में मायावती जी को माना जाता है। आप सड़कों पर हैं, क्यों? आपके समाज की जो सबसे बड़ी नेता है, क्या लगता है क्या वजह है कि वो अभी तक सड़कों पर नहीं उतरी है, चाहे वो हाथरस हो या फिर आज लखीमपुर खीरी का मामला हो? क्या लगता है, कहीं आपको लगता है क्या कि वो समाज के साथ धोखा है, क्या है? देखिए, पहली एक बात, साहब का सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन उस सवाल में एक सवाल पैदा हो गया कि दलित इस देश में आज भी वोटर है। दलितों के साथ हुए अन्याय पे दलितों को उतरना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दलित जो है सिर्फ वोटर है, चुनाव के समय हिंदू रहता है, चुनाव के बाद जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। और कोई प्रदेश हो, चाहे उसको मटकी छूने पे, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, या सामंती से पैसे मांगने पे, अपनी मजदूरी, उसको हत्या और सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। रही बात, अब जब अभी तक भी हम लोग इंसान नहीं बन पाए कुणाल भाई, कि हमारी लड़ाई को दूसरे लोग भी लड़े और उनको ये याद आए कि यार ये वोटर नहीं है, ये देश के इंसान है, इनके मुद्दों पे भी हमें खड़ा होना चाहिए। उन पे सवाल खड़े करने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दलितों को साबुन दिलाते थे पिछली सरकार में, नहा धो के आया करो, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बैठती उस परिवार के आंसू पूछने की? क्या मुख्यमंत्री उस परिवार के पास मिलने नहीं जा सकते हैं? क्या हाथरस के परिवार के पास मिलने नहीं जा सकते मुख्यमंत्री? क्या दलितों से इतनी नफरत है सरकार को? अब मैं बात जिनकी आपने बात की, वो आज भी नेता है, मैं भी उनको नेता मानता हूँ, और जब तक जीवन रहेगा मैं उनको नेता मानता रहूंगा। जब उनको अवसर मिला उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन देखिए अब उनको लगता है
मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो इस समाज का बेटा हूँ, क्योंकि मेरा उदय जो है संघर्ष से हुआ है। कल 14 तारीख में मैं छूटा था 16 महीने की जेल काट के। मैंने 500 ज्यादा दिन एक एक दिन ये सोच के काटे कि अवसर मिलने पर मैं इस लड़ाई को और मजबूत करूंगा। 2 साल हो गए, 3 साल। उनको नहीं उतरना तो हमारे जैसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं उनको इसलिए भी नहीं कहना चाहता कि भाई उनको लगता है कि ट्वीट करके सब लड़ाई पूरी हो सकती है, ये उनका सोचना है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार अगर ट्वीट से न्याय दे देती तो फिर तो मुझे लगता है पुलिस की भी जरूरत नहीं थी और सरकार विपक्ष की भी जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब सरकार तानाशाह हो जाए तो उनको जवाब देने के लिए सड़कों पे आके अपनी बात रखनी चाहिए हाथरस की तरह, जिससे कि सरकार को भी कठोर फैसले लेने पड़े। तो मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, मैं समाज में पैदा हुआ हूँ। मैं इज्जत तो पूरी दुनिया में और देश में रहने वाली सभी महिलाओं को करता हूँ, और उनके साथ होने वाले अन्याय पे मैं कभी चुप नहीं रहता हूँ, किसी जाति धर्म की हो। लेकिन स्पेशली दलित जो महिलाएं जो बड़े पैमाने पर शोषण के शिकार हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे इसलिए उठाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोग वोट देख के, लोग नफा नुकसान देख के बात करेंगे, तो मैं नफा नुकसान नहीं देख सकता हूँ। मुझे तो लड़ाई लड़नी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। मैं इससे खुश हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये बंद होना चाहिए ना कुणाल भाई। 75 साल हो गए ना आजाद हुए। आप रेप के आंकड़ों में उठा के देखो कितनी अन्य समाज की महिलाएं, तो आपको एहसास होगा कि आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी सरपंच और विधायक एमपी बनने के बाद भी दलित महिलाएं जो हैं वो सेफ्टी को लेकर कितने इनसिक्योर है। जिसके दिमाग में डर हो कि उसके साथ अन्याय, उसका गंजी का भी तो आपको याद होगा लखनऊ गेस्ट हाउस। तो हम तो हर जगह से महिलाएं जो हैं डरी हुई है, और आप जानते हैं डर की हालत क्या होती है। आदमी सही की जगह गलत फैसले लेता है, तो ये डर जब तक दूर नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि इस देश में दलित महिलाएं आजाद नहीं। चंद्रशेखर जी, मेरा एक सवाल है। आपने बातों बातों में एक इशारा किया कि ये मामला क्या है, अभी कुछ निकल कर आना बाकी है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, कुछ आपके पास अलग से भी जानकारी। तो आप हमारे साथ साझा कर सकें, क्योंकि जो पुलिस की थ्योरी है वो तो अब सामने आ चुकी है। 5-4 लोग इसमें शामिल हैं और एक को बकायदा पांव में गोली भी लगी। मेरा तो एक सवाल ये है कि आप इसके बारे में क्या कोई अलग थ्योरी है। दूसरी मेरी बात ये है कि हाथरस के वक्त या बदायूं के वक्त हम लोगों ने जिस तरीके का रिएक्शन देखा, खास करके हाथरस के वक्त, दलित लड़की थी, उसके साथ बुरा हुआ, उसको जला दिया गया। उसके बाद पूरे विपक्ष ने एक तरीके से इस मुद्दे को मुद्दा बना दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल जैसे ही इस घटना का जिक्र हुआ, जैसे ही घटना सामने आई, एक के बाद एक ट्वीट आने शुरू हुए। एकदम से लगा कि मामला बहुत बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आरोपियों के नाम आने रात से देर से शुरू हुए, सुबह होते होते सब कुछ ठंडा पड़ने लगा। और आज भी आपके अलावा मैंने किसी का नहीं सुना कि वो जा करके भी मिलने वाले हैं पीड़ित परिवार से। तो ऐसा क्या है कि ये मामला अलग है और दूसरे मामले अलग? मैं पहले सवाल का जवाब दूं? जी जी। पहला सवाल जो आपका था, उसको मैं जब अपनी तरफ से उस पर अपनी बात रखता हूं, तो मैं आपसे सवाल के साथ आप ही, मुझे लगता है कुमार भाई, जवाब दे देंगे। कोई अपने आप मरने के लिए किसी की मोटरसाइकिल पर बैठ के जाएगा कि वहां मेरा रेप होगा, हत्या होगी? और मैं ये यूपी का पहला मामला देख रहा हूँ जिसको 24 घंटे नहीं लगे, जिसमें जो है पुलिस ने अपनी थ्योरी जो है जनता के सामने रख दी, नाम भी बता दिए, सब कुछ। लेकिन आप इस बात को नोटिस करेंगे कि क्या आज दलितों की वॉइस की वजह से, दलितों की आवाजों की वजह से पुलिस इतनी तो तत्पर हुई है कि हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी? तो मैं समझता हूँ मेरे पास जो इनपुट है, मैं उसको 2 दिन और मुझे लगेंगे, क्योंकि मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा। हमारे यूनिट वहां है, वो लगातार बात करी, उन्होंने मेरी पीड़ित परिवार से बात कराई, वो सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं। 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें बात करनी पड़ेगी। मैं पुलिस की थ्योरी को अभी गलत नहीं कहूंगा, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस पे हमें भरोसा होना चाहिए, वो जांच करे, वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। लेकिन हमें ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि वहां उस क्षेत्र में ये घटनाएं पहली घटनाएं नहीं, ये घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, और उस पर पुलिस का क्या रवैया, उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से पुलिस रात पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने के ऊपर डराने धमकाने का काम करे, तो ये कहां तक सही? तो मुझे 2 दिन लगेंगे। मैं सारी कहानी जो मुझे हमारी टीम के नॉलेज में आएगी उस पर हम अपनी अपनी रिपोर्ट रखेंगे।
साझा करेंगे ट्विटर पे भी, और अपने मैं जब जाऊंगा परिवार से उनसे मिलकर बात रखूंगा। आप अभी पुलिस की थ्योरी से सहमत है कि नहीं, जो पुलिस ने थ्योरी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस ने थ्योरी दी है, बेसिकली पुलिस है क्या ये भी समझना पड़ेगा। पुलिस एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट उनके जरिए काम कराती है। तो पुलिस भी बहुत सारी चीजें सरकार के आदेश पे करने वाली है। जैसे अगर मैं जाऊंगा, मुझे रोकना है नहीं रोकना, ये पुलिस सरकार के आदेश पे तय करेगी। मैं जाऊंगा और मुझे वापस लौटा दे जाएगा, पुलिस सरकार के तय करेगी। हाथरस का घटना में आपको अगर याद हो तो मुझे गिरफ्तार करके वापस छुटमलपुर मेरे घर पे लाके छोड़ा गया। तो पुलिस की थ्योरी जो है, मैंने बहुत सारी पुलिस की थ्योरी झूठी देखी, आप देख लो। हाथरस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, फिर सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच हुई, और फिर रेप में एफआईआर दर्ज हुई। तो पुलिस की थ्योरी और सच जो है वो तो अभी सामने आएगा धीरे धीरे। अभी तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो चीजें की, और उनको करने दीजिए, अच्छा है, करने दीजिए। आईजी वहां गई है, आईजी लखनऊ वहां गई है, तो मैं तो चाहता हूँ पुलिस अपना काम करे और आसानी से करे। उनके मन में भय ना हो कि अब कोई आके हंगामा करने वाला। मैं तो वैसे भी नहीं करने वाला हंगामा। मैं तो तब जब नाउम्मीद हो जाऊंगा तब वहां फिर पूरी ताकत से जाऊंगा, और इतनी ताकत से जाऊंगा कि फिर पुलिस जोर लगाए। और मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो जाना भी जानता हूँ। आपको याद है लखीमपुर खीरी में मैं मोटरसाइकिल से गया 7 घंटे चला के, तो मैं जाना भी जानता हूँ। अब बात आपके दूसरे सवाल पे करते हैं कि जैसे आरोपियों के नाम पता लगे, तो मैं आपको, कल मैं बिहार में था 2 दिवसीय कैडर कैंप में। मैं रात 9:30 बजे फ्लाइट मैंने वहां से ली। कैडर कैंप में मैं किसी का फोन नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं अनुशासन जब सबको कहता हूँ तो अपने आप ही अनुशासन में रहता हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे पास बहुत सारे टीम के मैसेज पड़े थे कि इतनी बड़ी घटना हुई और ये सब चीजें। तो फिर मैंने उस पर 12 बजे से 1 मिनट पहले, अपने रूम पे पहुंचने से पहले मैंने उस पर ट्वीट किया कि भाई तब तक कोई मुझे लगता है कोई शायद पुलिस ने अपनी बात नहीं रखी थी कि कौन आरोपी क्या है। फिर मैंने सुबह ट्वीट किया, उठते ही जो है अपनी बात को रखते, फिर मैंने ट्वीट किया जो मैंने देखा कि अभी क्या चल रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, जिनको वोटों के नफा नुकसान सोचना है वो ना जाए, लेकिन जिनको अपने समाज के प्रति जरूरत है वो तो जाएगा। तो ये आरोपी कोई होते, अगर ये दलित जाति के होते तो भी मैं जाता। और बेसिकली जाने के पीछे कारण क्या है कि जब डीएम परिवार को धमकाने लगे, एसएसपी जो है पीड़िता के सबको जबरन जला दे और पीड़ित परिवार को पीटा जाए, तब विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि वो स्ट्रांगली लड़े कि सरकार तानो सानो। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, हाथरस की घटना निर्मम घटना थी या नहीं थी? मैं आप तीनों साथियों जानना चाहता हूँ, क्या हाथरस की घटना दिल को चीर देने वाली थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। तो कोई सारे महिला नेता तो बीजेपी में भी हैं, क्या एक नेता ने कुछ बोला? यहाँ तो एजेंडे जो हैं जाति धर्म और पार्टी देख के तय होते हैं। आज तो सब बोलने लगे, जैसे वो भी इंतजार कर रहे थे कि आरोपी पता लग जाए कि जाति धर्म के। अगर मुसलमान होंगे तो वहां जाएंगे मोर्चा लेके कि देखो अब्दुल निकल गया, ये निकल गया, वो हो गया है। और मुझसे भी लिख रहे हैं कि भाई आओ, अब क्यों नहीं आएंगे? चंद्रशेखर तो आएगा, लेकिन आप बताओ कि हाथरस की बच्ची के उनके परिवार के आंसू पूछने कोई बीजेपी का नेता गया? स्मृति ईरानी जी और तमाम महिला नेता जो हैं, इतनी नेताएं हैं बीजेपी में, इतनी एमपी गई कोई? तो मैं उनसे उम्मीद ही नहीं करता हूँ। महिला आयोग कहाँ था? कहीं भी नहीं। इतने रेप होते हैं, महिला आयोग कहाँ है? कहीं भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिनको जाति धर्म देखकर एजेंडा सेट करना, नफा नुकसान वोटों को देना, करें, लेकिन इनकी आवाज उठाने के लिए, हर कमजोर की आवाज उठाए, हर बहन की आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर तो हो, और वो खड़ा मिले। यहाँ हरिद्वार में चुनाव, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे परवाह है कि उस परिवार के साथ अन्याय ना हो, तो मैं जाऊँ। जी चंद्रशेखर जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई इतना असंवेदनशील हो गया है? क्योंकि सवाल वही है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज पे बीजेपी की तरफ से कपिल मिश्रा हैं, अपने आप को ट्विटर पर बीजेपी वर्कर लिखते हैं, उन्होंने 9 घंटे पहले ट्वीट किया कि जैसे ही आरोपियों के नाम सामने आए तमाम पार्टियों के अंदर सन्नाटा पसर गया, कोई वहां नहीं जा रहा है। कुछ ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने, जैसा आपने खुद कहा, आपका भी नाम लिखा कि चंद्रशेखर भी वहां नहीं जा रहे हैं। ये आपने यूपी तक पे खुलासा किया है कि आप वहां जा रहे हैं, आपने अपने ट्विटर पर भी लिखा, यह अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है, अब अपराध की घटनाओं को भी इस तरीके से हिंदू मुस्लिम में बांटकर, आरोपी हिंदू है कि मुस्लिम है, इस बात पर तय होने लगा है। और खास बात यह है कि न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि लोग भी उस तरीके से रिएक्ट करने लगे हैं। तो आपको लगता है कि हमारा समाज अब इतना असंवेदनशील हो गया है कि यह घटनाएं कुछ दिन चर्चाओं का हिस्सा बनती हैं, कुछ दिन आप जैसे नेता वहां जाते हैं, उन परिवार के दुख में शरीक होते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं, वैसे ही गाड़ी पटरी पर चलने लगती है। खास तौर पर इसका पॉलिटिकल चुनावों में तो हम इसका कोई असर नहीं देखते हैं कि
की सरकार के ऊपर लोग जो हैं वो अपने वोट के जरिए कोई बात कहें। आपको निर्भया याद है भाई? जी। देश की राजधानी में हुआ था। वो इतना विभत्स था कि मैं नहीं समझता कि अगर उस पे कोई नहीं रोया है उस घटना पे, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इतनी दर्दगी के खिलाफ अगर कोई नहीं रोया। और हाथरस पे जो सवाल नहीं उठाया, आज तक में ही थी वो जो एंकर थे जिन्होंने वो सब दिखाया पूरी दुनिया को। बिल्कुल। मैं उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो एक अच्छी जो है पत्रकार, मैं उनको कहूंगा, सम्मान करूंगा उनका, कि उन्होंने वो रात में दिखाया कैसे सब जलाया जा रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, मैं हाथरस उसके बाद भी गया, अगर आपको याद है, हमने जो वकील वहां थी बहन, उनके लिए सुरक्षा जो है अपनी टीम लगाई, और मैं हाथरस के 1 साल बाद भी गया उस परिवार से मिलने। रात को उनके घर में रहा, वहीं सोया, संगीनों के साए में वहीं सोया। क्या हालात थी कि वहां 1-1 फुट के गड्ढे थे उनके घर के जाने में, पूरा कूड़ा डाला हुआ था। जब मैं उनके टच में रहता हूँ हमेशा, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं वहां गया, और फिर मैंने डीएम से, कमिश्नर से मुलाकात की कि नौकरी और वो मकान कहाँ है जो आपको देना था। परिवार आज भी डर के साए में है, तो वो क्यों नहीं हुआ। अब रही बात इस मामले की, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये कौन है जो इस तरह का समाज बनाने का प्रयास कर रहा है कि जब बिल्किस बानो के रेप के अत्याचार छूट जाएंगे तो आप महिला नहीं रहेंगी, तब आप एक पार्टी की वर्कर हो जाएंगी, तो उस पार्टी की वर्कर होने के नाते नहीं बोलेंगी। लेकिन कहीं अगर, अच्छा मैं कह रहा हूं कि अगर बिल्किस बानो हिंदू होती और आरोपी मुस्लिम होते, तब बीजेपी के लोग वो छूट जाते और सरकार विपक्षी होती, तो क्या करते बीजेपी के लोग? क्या सड़कों पर तांडव नहीं होता? तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि देश में जाति है और अभी समाज नहीं बना। हम इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं कि जब तक हम जाति नहीं खत्म करेंगे तो समाज नहीं बन सकता। अभी तो पहले जैसे मैंने कहा ना कि अगर पीड़ित दलित है तो कौन बोलेगा, पीड़ित मुस्लिम है तो कौन बोलेगा, पीड़ित जो है अन्य पिछड़े वर्ग कौन बोलेगा, आदिवासी है तो कौन बोलेगा। एक सवाल और ये सवाल नहीं मेरा जवाब, कि मुझे टैग करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि चंद्रशेखर जाएगा तो न्याय मिलेगा, तभी तो सरकार के लोग मुझे टैग कर रहे हैं और बीजेपी के नेता भी चंद्रशेखर कब जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी जाएगा और ये आदमी लड़ेगा। वो इस बात को जानते हैं, वो भी मुझसे उम्मीद करते हैं ना, तभी तो कह रहे हैं कि दलितों का मसीहा क्यों नहीं जा रहा। मैं मसीहा नहीं, मैं तो वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, समाज में पैदा हूँ, इसके दर्द को समझता हूँ। तो इसलिए मैं तो जाऊंगा और जाना चाहिए। एक सवाल मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। चलिए, आप तो जा रहे हैं, आप जाएंगे, आप जाते रहे हैं, आप मुद्दे उठाएंगे, लेकिन आपको हैरत नहीं हो रही कि जिस जोर से, चलो बीजेपी को मान लो कि हिंदू मुस्लिम सूट करता है, वो इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन विपक्ष को भी जिस तरीके की आवाज उठानी चाहिए थी, दूसरे नेताओं को जिस तरीके से बोलना चाहिए था, वैसी आवाजें नहीं आ रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपियों के नाम सामने आ गए। कुमार भाई, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। देखो, मैं एक घटना उसे और आपसे शेयर कर देता हूँ इसी बात पर। मैं अभी राजस्थान गया था, वहां विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की, वहां मटकी छूने पे हत्या हुई। सत्ता और विपक्ष दोनों चुप हैं और मामले को बदल लग रहा है। मैं 5 बार गया, 5 बार मुझे अरेस्ट करके वापस भेज दिया, 5 बार। और कहते हैं कांग्रेस के लोग यहाँ दिल्ली में कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, व्यक्ति की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सब चीजें बोलते हैं। लेकिन जब मैं वहां लड़ने के लिए जाता हूं तो मुझे रोक दिया जाता है। फिर वहां पंचायतें होती है आरोपी के पक्ष में, अपने आप फैसले सुना दिए जाते हैं। पीड़ित परिवार को कहा जाता है अगर ये आरोप झूठा निकला तो इसकी संपत्ति जब्त कर लो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। फिर अभी 2 दिन पहले घटना हुई, एक लड़के को मार के लटका दिया गया। ये तालिबान थोड़ा ही है, ये तो राजस्थान है। मैंने उनसे भी सवाल किया, मैंने राहुल जी से भी सवाल किया कि भाई आप ये बताओ, ये आजाद भारत है ना, कि एक दलित समाज में जन्मा व्यक्ति जो है क्या राजस्थान नहीं जा सकता? तो मैं विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा कि भाई बेटियों के मामले में, बुजुर्गों के मामले में, बच्चों के मामले में जाति धर्म देखना बंद कर दीजिए, वरना मैं फिर कह रहा हूं कि जो दरिंदा आज उस कमजोर वर्ग की बेटी के साथ ये अन्याय कर रहा, कल वो आग किसके घर तक चली जाएगी, ये सबको सोचना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि जी।
जी मैं कुणाल आपके सवाल से सिर्फ एक मैं मिनट लूंगा, क्योंकि मैं लगातार कह रहे हैं कि कोई पार्टी या उनका प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं पहुंचा है। तो समाजवादी पार्टी ने अभी 10 मिनट पहले एक ट्वीट किया है और उसमें पीड़िता के परिवार से मिलते हुए कुछ महिला कार्यकर्ताओं के फोटोग्राफ्स हैं और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर दलित मृतक बालिकाओं के घर पहुंचा और मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अभी तक कोई सत्ताधारी दल, भाजपा का नेता, सीएम या स्टेपनी दोनों डिप्टी या भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचे हैं। इसके आगे वो लिखते हैं कि जब से ये कांड सामने आया है तो भाजपाइयों को सांप सूंघा हुआ है। जैसे ही इस मामले में दो समुदायों का एंगल सामने आया, भाजपाई और भाजपा का अफवाहबाज आईटी सेल मीडिया सक्रिय हो गया और इस आपराधिक मामले को धार्मिक मामला बताने में जुट गया। हाथरस में ठाकुर अपराधी होने पर यही भाजपाई चुप थे। यानी जो सवाल हम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर वहां इसका एक जवाब देने की कोशिश तो की है। कुमार सुन रहे हैं जी, लोग आपको सुन रहे हैं कि आप क्या सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब तो देना है। मैं पूछना चाहता हूँ, दलित उत्तर प्रदेश में 16-17% है, 18% करीब है। तो विपक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उनको जाने में परहेज है? चले जाइए ना, क्या दिक्कत? आपको वोट तो सभी के चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, तो आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं? महिला कार्यकर्ता और वो उन बहनों का मैं सम्मान करता हूँ। अभी तो मैं आपसे पहले एक टीवी इंटरव्यू में था, तो एक बीजेपी के नेता ने मुझसे कहा, जबकि मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से, तो मैं बात करता हूँ कि भाई अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा तो बात करो, आ जाओ, तो मुख्यमंत्री बैठा तो बात करो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर, आप जानते हो आपकी जमानत जब्त हुई थी योगी आदित्यनाथ के सामने। तो मैंने उनसे कहा कि बहन मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो मेरी जमानत जब्त हुई थी, इसका मतलब मुख्यमंत्री को छूट होगी कि दलितों के बच्चों को सरेआम लटकने दे? क्या इस पे उनको क्लीन चिट मिल गई है कि उनके राज में जो है हत्याएं और अपराध नहीं हो रहे हैं? तो मैंने खुद कहा मैं जमानत जब्त, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई। तो मैं तो आया हूं पहले, मैं कुछ सीखा सिखाया व्यक्ति नहीं, कोई जादूगर नहीं, मैं तो संघर्ष करने आया हूं। और मेरे लिए चुनाव सिर्फ राजनीतिक जो है वोट सिर्फ चुनाव नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को जाना चाहिए, उनके आंसू पूछने चाहिए, जिनकी 2 बच्चियां गई हैं, उनके सपने रहे होंगे, उन्होंने कैसे पाली होगी। मैं तो समझता हूँ ना, एक बच्ची कैसे पाला जाता है, छोटा होता है, माँ गीले में सोती है, तो सूखे में सुलाती है, उसकी एक आंसू पे माँ का कलेजा जो है वो छन्नी हो जाता है, उसकी माँ तड़प रही है, तो जाना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जा पा रहे हैं? एंगल छोड़ दीजिए ना, अब तो बाहर निकलिए जाति की धर्म की मानसिकता से, अब तो इंसान बनिए ना, आइए ना। और मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए, देश के गृह मंत्री जाए, भाई सुरक्षा तंत्र आपके हाथ में, जाइए ना, मुख्यमंत्री पूछे क्या हो रहा है आपकी सरकार में, भाई नहीं चला पा रहे तो किसी और को दे दो। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी और वहां ब्रजेश पाठक जी, उनको सौंप दो। अगर नहीं हो रहा है उससे स्वतंत्र देव जी उनको सौंप दो, तो कुछ करके दिखाओ। अगर नहीं हो रहा है, अगर सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे बच्चियों की, तो फिर कहां को बैठे कुर्सी पे? चंद्रशेखर जी कब सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री कब सवाल पूछेंगे योगी जी से, मुझे तो पता नहीं, मगर मुझे पता है कि दलितों से बदबू, जिनको दलितों से बदबू आती है, वो मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। आप और मैं देखते हैं, अब तो मुस्लिम एंगल है, उनके एजेंडा है, जाके दिखाएं, उनके परिवार के पास बैठे खाना खाने तो जाते हैं ना चुनाव के समय, तो जाएं, प्रधानमंत्री पहल होते हैं, जाएं। अच्छा, इसमें एक सवाल जो है चंद्रशेखर जी, इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या दलित सिर्फ एक वोट बैंक है? क्योंकि जो आपने कहा कि 18-20% उत्तर प्रदेश में दलित हैं, कहीं उसको मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, कहीं उनको बीजेपी अपनी तरफ जोड़ करके सवर्ण और ओबीसी और प्लस दलित का कॉम्बिनेशन बना लेती है। तो क्या आप जब चुनाव लड़ रहे थे 2022 से, आपने कहा भी कि हमने सबक सीखा है, तो क्या आपका ये एक्सपीरियंस कहता है कि क्या दलित सिर्फ एक वोट बैंक बन करके रह गया है, वो कई पार्टियों के बीच में, जैसा अभी समाजवादी पार्टी भी कर रही थी। आप हालांकि जो जयंत है उनको लेकर के सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जब अखिलेश की बात आती है तो आप थोड़े तल्ख हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्या कि ये जो पूरा दलित पॉलिटिक्स है, जो पहले मायावती जी और उनके इर्द गिर्द घूमता था, उनके कमजोर होने के बाद एक तरीके से बटा हुआ वोट बैंक है और इसलिए उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। क्या स्थिति है दलित वोटरों की और दलित पॉलिटिक्स की?
क्या स्थिति है? क्या उस पर आपको लगता है कि वो कमजोर हो गया है? देखिए, अगर बहन जी कमजोर हुई हैं या उसका समाज को नुकसान हुआ, लेकिन वो कमजोर क्यों हुई? क्या किसने उनको कमजोर किया? भाई वो 2012 में फेल हुई, 2014 में फेल हुई, 2017 में फेल हुई, 2019 में फेल हुई, 2022 में फेल हुई। जिस दल का साहब काशीराम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे उसकी 1 सीट आई है, उससे ज्यादा तो बराबर मेरे उत्तराखंड में 2 सीट यहाँ आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो उनके कार्य, उनके कर्मों की वजह से, जैसा काम वो जनता के बीच जाके कर रहे हैं वैसे ही समर्थन मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ, जैसी बात आपने की, दलित वोटर ही तो है, तभी तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी ताकत होती, काश वो अगर आज मेरे साथ खड़ा होता तो क्या है, मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े नहीं जाते, दौड़े दौड़े नहीं जाते इस परिवार के आंसू पूछने। तो अगर वो वोटर है, अभी वो अपनी ताकत नहीं समझा है और वो निकम्मे नेताओं के भरोसे इस कारण से उसके साथ अन्याय अत्याचार, साहब कहते थे कि अन्याय अत्याचार उसके ऊपर होता है जो कमजोर होता है, तो वो भी कमजोर, अपनी ताकत नहीं समझा है, इसलिए जो उसके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय को रोकने के लिए उसको एकजुट होना पड़ेगा। और जो सिर्फ वोट के लिए उनकी बात करते हैं, उनसे रिश्ते रखते हैं, उनसे उनको जो है खबरदार होना पड़ेगा, उनसे सावधान होना पड़ेगा। तो ये वोटर ही है, चुनाव के समय तक हिंदू रहते हैं, चुनाव के बाद दलित होते हैं, अखबार में छपता है, टीवी में आता है, सब जगह आता है, और रोज उनको आईना दिखाया जाता है कि भाई आपकी हैसियत ये है। और मैं तो शिकायत इनसे करूंगा, आज दलित समाज के लोगों से बहुत लोग सुन रहे हैं कि भाई जागो और अपने आप को पहचानो, इस देश में आपकी हैसियत क्या है। आजादी के 75 साल भी आप बाद भी आपको इंसान नहीं समझा जाता, और संविधान है, सब कुछ है, और ये सब चीजें करना अपराध है, फिर भी जातिगत भेदभाव होता। तो अगर आज भी आप जो है भरम में जी रहे हैं, तो भाई फिर अपने हालात के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर इन हालातों से बचना है तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी ताकत बनाइए, वरना फिर झूठन पे और तलवे तलवे चाटने वाले नेताओं के भरोसे रहिए, और ये नेता जो है आपको वहीं ले जाएंगे जहां आजादी से पहले आप लोग थे। तो मैं किसी पे तलक नहीं हूं, आप लड़ाने का काम कर रहे हैं कुणाल भाई, मैं किसी पे तलक नहीं हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जाना चाहिए, औरों के हम तो जाते हो ना, या नहीं जाते हो आप बता दो। तो जाते हो तो सबको एक समान देखिए ना, जैसे हम देखते हैं। भाई हम 85% लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं 15% लोग साधन संपन्न है और सत्ता में भी है, उनको मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो भी अगर मुझसे कहेंगे भाई हमें भी जरूरत है, तो उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए हम तो जिन लोगों की लड़ाई लड़ते हैं उनके सबके यहाँ जाते हैं। अब देखो, मैं गया, एक मामला हुआ था वहां, उसमें बनारस के पास एक बच्ची की हत्या हुई थी, पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी थी, अगर आपको याद हो। तो मैं उनके परिवार, वो यादव समाज से, तो मैं वहां भी गया, क्योंकि मैं तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों, तमाम कमजोर वर्ग के लोगों को, तमाम बहनों को, पूरे देश की, प्रदेश की मैं तो अपना परिवार मानता हूं, तो मैं तो गया। तो वो वहां भी गए थे, तो यहाँ भी चले जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ उनको कि बहुजन नेताओं की छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने समाज में जाते हैं, उनको सब जगह जाना चाहिए। मेरी सलाह, और उनके लिए अच्छी सलाह राजनीति में। मेरा एक सवाल है। जी 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 बिल्कुल। मैं थोड़ा राजनीतिक सवाल लेना चाहता हूँ। एक तस्वीर मैंने देखी है। जवाब देने के मूड में नहीं हूँ कुमार भाई, मैं तकलीफ में हूँ, सच में कह रहा हूँ। देखो, मैंने 16 महीने जेल में काटे हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि अन्याय बंद हो जाएगा, किसी मतलब जो कमजोर है उसके साथ ये नहीं हूं। मैंने 16 महीने काटे, और अगर आज भी हम इतने बड़े संगठन बना के अगर हम इस अन्याय को नहीं रोक पा रहे, तो मुझे खुद से सवाल और मुझसे खुद से शिकायत जी। 2 बच्चियों को लटका देते, यार जानवर थोड़ा ही, इंसान है ना। तकलीफ क्यों नहीं हो रही? तकलीफ क्यों नहीं हो रही है किसी को? ये भी सोचने का सवाल है ना भाई। क्यों जो है इस पे चर्चा नहीं हो रही है? क्यों आपको और मुझको कहना पड़ रहा है कि भाई जो है नाम आते ही तो, अगर वो जिनके नाम आए हैं वो मुसलमान हैं या किसी अन्य धर्म से हैं, तो क्या वो अपराधी नहीं रहे? तो वो भी अपराधी है, और अपराधियों के साथ अपराधी जैसा सलूक होना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, कि उनको सबक आए, उनके जैसे लाखों लोगों को सबक आए कि अन्याय नहीं करना है किसी की बच्ची के साथ, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आपको क्या लगता है एक दिन जाने से न्याय मिल जाएगा कुमार भाई? अभी तो कोर्ट में मामला चलेगा,
कोर्ट में वो पैसे वाला वकील खड़ा कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ से वकील लाएंगे, उनके तो खाने के ही टोटे हैं, तो ये कैसे लड़ेंगे। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए, जैसे उन्नाव वाला चला गया था, तो उन्नाव में अगर आपको वकील खड़ा करना हो तो आपको 2-4 लाख रुपए चाहिए, जिनके पास 2-4 लाख रुपए हैं, बिल्कुल आप समझिए जब अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं सरकार की तरफ से, तो 20 लाख रुपए पर हियरिंग वाला वकील चाहिए ना, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए वाले, आप तो जानते हैं वकीलों की फीस क्या है, कहाँ से लाएंगे भाई। मकान बेचे या अपने फेफड़े, गुर्दे, दिल बेचे, अपने शरीर के अंग बेचे, अपनी आंखें बेचे लड़ाई लड़ने, और ये होता क्यों, इस पे जवाब देने का मुख्यमंत्री पे समय नहीं है। मुख्यमंत्री आके सार्वजनिक रूप से बताया ना कि ये उनकी सरकार में क्यों हो रहा है। किसी भी सारे मुख्यमंत्री को कह रहा हूं मैं, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आप देखो 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, पहले मैं गया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पहले मैं गया, मैंने आवाज उठाई, फिर मुख्यमंत्री गए, फिर राहुल गांधी गए, सब लोग गए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं गए दिल्ली में रहते हुए। जब उनको लगा कि चंद्रशेखर आ गया है तो अब भैया अब चलो अब तो बात करनी पड़ेगी वरना सवाल उठे, तब गए। तो यही सत्ता का चरित्र है। और उधर अशोक गहलोत जी को देख लो, वो गुजरात चुनाव करते फिर उनके यहाँ दलितों को सरेआम नरसंहार किया जा रहा है। तो मेरी तो सत्ता के चरित्र को मैं समझ चुका हूँ। मेरी लड़ाई तो अपने लोगों से है कि वो कब अपनी जो है असलियत को जानेंगे, रूप से कब बाहर निकलेंगे, कब वो गुलामी छोड़ के अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे, बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ लड़ना पड़ेगा और जो है ना बलिदान देना पड़ेगा। बाबू साहब कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। जो सह रहा है उस बच्ची को चाहिए था, अगर वो जिंदा रहती आज में, अगर वो होती तो मैं कहता कि अपने अपराध का फूलन देवी की तरह जो है हिसाब लो। नहीं, आंख के बदले आंख का फॉर्मूला तो जैसा मुझे समझदार आदमी समाज को ये कहेगा कि आंख के बदले आंख ले लो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं वकील हूँ, जिम्मेदार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन आप ये बताओ ये खत्म कैसे हो। सरकारें कर क्या रही हैं, कानून का राज क्यों स्थापित नहीं हो रहा है, क्यों बच्चियां सेफ नहीं है, क्यों समाज नहीं बन पा रहा है, क्यों जातियों से बाहर निकल के हम इंसान नहीं बन पा रहे। भारत इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, क्या विदेशी आक्रमण के लिए तैयार है, विदेशियों से लड़ने के लिए। अपने घर की हालत देखी भारत में। चंद्रशेखर जी आपके एजेंडे में जातिवाद खत्म करना क्यों नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये बटे हुए नहीं है क्या जी। आप एक पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, तो ये सवाल तो दरअसल इन सवालों के जवाब हम आपसे चाहेंगे, ये सवाल आप करें उसके बनिस्बत। मैं देखिए एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी संवेदनाओं का पूरा सम्मान है, आपकी आवाज से झलक रहा है कि आप अंदर से दुखी हैं, लेकिन सवाल ये है कि 2022 के चुनाव में ये दलित वोटर जो कि एक पीड़ित सिटीजन है उत्तर प्रदेश का, अगर आपके जो हम देख रहे हैं सिनारियो, जो हम वातावरण देख रहे हैं, ये इसका एक बड़ा हिस्सा 8% हिस्सा मायावती से टूटता है और उसका एक बड़ा हिस्सा उसी बीजेपी में जाता है जिसकी पिछले 5 साल से सरकार थी और फिर से बीजेपी सरकार में आती है। तो फिर क्या वजह है? 2 वजह है कि क्या बीजेपी जो लाभार्थी योजनाएं दे रही हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं दे रही हैं, उनके लालच में फंसकर ये वोटर जो है बीजेपी को वोट दे रहा है, या फिर ये आप जैसे नेताओं की कमी है। आपने हालांकि खुद कहा कि आपको खुद से शिकायत है, लेकिन मैं फिर से आपकी उस शिकायत को अंडरलाइन कर रहा हूं कि क्या ये फिर आप जैसे नेताओं की कमी है जो अपने उन वोटर्स, अपने उन लोगों को, अपने उन वोटर्स को, अपने समुदाय के उन लोगों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा पॉलिटिकली। अच्छा, मैं आपके सवाल का, आपका बहुत बेहतर सवाल है। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया कि मैं तो अपनी कमी मानता हूँ। कमी इसलिए मानता हूँ क्योंकि सब जगह तक नहीं पहुंच पाऊं, प्रयास कर रहे संगठन बनाने का। आप 2022 चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं खुद गया लोगों के पीछे, अपनी सीट पे भी और उससे अलग भी। तो मुझे लोगों ने कहा, मैं सीरियसली आपसे बताऊं, इस बार हम बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते। कोई राजनीति में किसका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं राजनीति मेरे लिए, मैंने कहा ना, सब कुछ नहीं है। हमें तो कैडर में ये सिखाया गया कि सत्ता सब कुछ नहीं है। हमें हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की, जिसके लिए मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, और आर्थिक गैर बराबरी जो उसको दूर करना है, तभी भाईचारा बनेगा। तो जब कमजोर ताकत में कभी समझौता नहीं है, जब लोग बराबर हो जाएंगे। तो जैसा आपसे मैंने कहा कि
बेंजी को लेके, तो मुझे लोगों ने कहा कि इस बार हम बेंजी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, इस बार आपका साथ देंगे, अगली बार आपका साथ देंगे, हम नो डाउट आप अच्छी तरह लड़ रहे हैं और हम आपको आजमा चुके हैं सब चीजें। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, लेकिन मेरा प्रयास हम राजनीतिक दल है तो अपनी बात जाके रखें। अब हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जो नई समझन को समझाने का काम कर रहे हैं, मगर मैं एक चीज सीरियसली कहना चाहता हूँ, बीजेपी से ज्यादा वोट समाजवादी गठबंधन को गए, क्योंकि हम लोगों ने उनसे चर्चा की कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। आपकी सरकार में प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था उसको फाड़ा गया, जो दूसरी पार्टी अहमत नहीं जुटा पा रही थी वो आपके नेता द्वारा फाड़ा गया। तो दलित समाज के अधिकारी कर्मचारियों में इसका बड़ा रोष है, क्योंकि प्रमोशन होगा तो बैकलॉग आ गया, बैकलॉग आएगा तो नई नियुक्ति होगी, तो नए लोगों को मौका मिलेगा। तो ये जब चीजें उन्होंने अपने मुंह से कहनी शुरू की, तो जो पढ़ा लिखा तबका है, अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, दलितों में ये जकड़न है कि किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए। तो जो पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी है वो बड़े पैमाने पर समाजवादी आरएलडी गठबंधन के साथ गए, बीजेपी से भी ज्यादा, क्योंकि हम पे भी संगठन है, हम रहते भी। और जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, मैं तो आप उत्तर प्रदेश घूम के देखिए आप। अच्छा, एक ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, आपने इस घटना में देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा जी। तो इसका मतलब उनका आवास पक्का नहीं है। तो जिनके घर कच्चे हों, जो बरसात में चूते हैं, जिन पे खाने को आटा नहीं हो, जो कमाई करने के लिए दिल्ली आते हो, आप ये सोचिए, उनके लिए शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण से ज्यादा बड़ा है पेट। तो जब सरकार जो है, साहब कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। डेमोक्रेसी में बहुमत का शासन होता है, जिनका वोट होता है उनका राज होता है। यहाँ तो जिनका कम वोट है उनका राज है। उसका कारण यही है कि क्योंकि आर्थिक गैर बराबरी होने के कारण तो लोग पैसे पे वोट भी बेचते हैं। साहब कैडर कराते थे, अब हमने शुरू कर दिया बड़े पैमाने पे। उस कैडर से समाज तैयार हुआ था, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, डरता नहीं था वोट देते हुए, लड़ता था। अब उनको जब गांव देहात में, क्योंकि रोजगार नहीं है, साधन नहीं है, और एक बड़ी बात जो आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी और कितने लोगों को रोजगार है, तो इन्हीं लोगों के खेत में काम करना है, जो ताकतवर लोग हैं, इन्हीं के दुकानों में काम करना है, इन्हीं के कारखानों में काम करना है। तो जब वो वहां काम करते हैं तो मालिक के प्रति ईमानदार, उनके कहीं से भी वोट देते हैं। तो बहुत बड़ा सिर्फ वोट जो है वो रोजगार से शिफ्ट हुआ है। खेतों जमीन नहीं है, जमीन ना होने के कारण मजबूरी में अगर पशु पालने हैं तो किसी खेत में जाना पड़ेगा, तो जमींदार की बात माननी पड़ेगी, उस प्रधान की बात माननी पड़ेगी, उस जिला पंचायत की बात माननी, विधायक जी की बात माननी पड़ेगी। 2 पैसे उधार, बेटी की शादी करने तो उधार लेने। तो आर्थिक गैर बराबरी जब तक दूर नहीं होगी तब तक असली लोकतंत्र नहीं आएगा। और इसलिए राजतंत्र है, पैसे वाले लोग वो करते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 33 लाख रुपए खर्च कर लो, तो इसका मतलब जिस पे 33 लाख वही तो खर्च करेंगे ना साहब। लोकसभा चुनाव 70 लाख रुपए खर्च कर लो, कहां से? अच्छा, आम गरीब के, दलित की या आम किसी भी गरीब की हिम्मत कहां है कि वो आ जाए? हम तो बैनरों के मुकाबले नहीं कर सकते हैं, वो बैनर इतने बड़े बड़े लगाएंगे 10-20 लाख रुपए, हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो दीवार पे लिखने वाले लोग हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साहब काशीराम कामयाब हो पाए क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, गरीबी को भी उन्होंने अपनी ताकत बनाया, अपनी जो बिखरापन था उसको संगठित किया। बाकी नेता नहीं कर पाए। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं काशीराम साहब तो नहीं बन सकता, उनके नखून के बराबर हूँ, लेकिन जो उनसे सीखा है, जो वो कह के गए, उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र तब बनेगा क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो धन धरती और राजपाट नहीं बटा है, गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, और आज भी वो गैर बराबरी जारी है। इसलिए जो वोट आप कह रहे हैं वो वोट किन कारकों कारण का, ये मैंने आपके सामने रख दिया। मेरा प्रयास है कि अगले 1 साल में हम उस वोट को वापस स्ट्रेंथन करें और उसके साथ प्लस करें कुछ चीजें, कुछ और जो पिछड़ा और माइनॉरिटी का जो वोट है, जो आदिवासियों का वोट है, जो अन्य जो वोटर्स को प्लस करके उनको ताकतवर बनाने के लिए, उनके वोट को वैल्यू समझाने के लिए उनके बीच में जाए, और ये हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। यानी 2024 के इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि दलित समाज जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ, वो अपने भलाई को लेकर और ज्यादा, अपने अधिकारों को लेकर और ज्यादा सजग होगा आपके प्रयासों के माध्यम से। समय आदमी को सिखा देता है। वो उन्होंने भी देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उनकी वोटों के जरिए सरकार में आके किया क्या, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो वो सजग हो रहे हैं, और वो आप देखिए ना, लड़ते तो हैं,
कितनी बड़ी लड़ाई अन्याय के खिलाफ पेट में भूखे पेट होते भी लड़ते हैं, वो लोग लड़ते हैं। कितने मामले में 2 अप्रैल जैसा मामला आप देखो, लड़े ना, मरे लड़े। तो सब कुछ करते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और अब मैं जो कमी थी पिछले 15 साल का जो गैप था साहब काशीराम के जाने के बाद, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, लोग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि उनके अंदर जागरूकता पैदा हो और वो अपनी ताकत को समझे और वो ऐसे लोगों के भरोसे ना रहे जो उनकी वोट को लेके उन्हीं के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं और कानून के जरिए, सरकार के जरिए उनको जो है और कमजोर करने का। आज रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आज सरकारी संपत्तियां, सारी सरकारी जो एसेट है उनको खत्म किया जा रहा है, नौकरी कहाँ से मिलेगी सरकारी? ये तो सबके लिए सवाल है ना। किस तरह से चंद पूंजीपतियों को अमीर किया जा रहा है। कोरोना काल में देश की इकोनॉमी गिर रही थी, लेकिन अडानी साहब देखिए कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने उनको नंबर 1 बनाने का ठेका लिया है, देश को नहीं। चाइना पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, अग्निवीर की बात करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो महंगाई पे नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे नहीं बोलेंगे, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स विपक्ष के यहाँ जाएगी। तो आप देखिए क्या है, पूरा देश समझ रहा है, लेकिन एकजुट नहीं है, विपक्ष संगठित नहीं। मैंने पहले भी कहा था, सबको मुख्यमंत्री बनना, सबको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए बीजेपी ताकतवर है, वरना बीजेपी को वोट वही 33-34% पड़े। उनके खिलाफ कितना वोट है आप ये देखिए। बिल्कुल। आधी आबादी जी से मुलाकात करके आए हैं, कल आप नीतीश जी से मुलाकात करके आए हैं, कुछ उम्मीद जग रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में, या कुछ रूपरेखा बन रही है? क्या कुछ बात हुई नीतीश जी से? देखिए वहां एट्रोसिटी के बहुत सारे मामले थे, मैंने मुख्यमंत्री से अपनी बात रखी। भाई वो मुख्यमंत्री, उनसे कहना पड़ेगा। अच्छी बात है वो योगी जी की तरह जो है छिपते नहीं है, तो मैंने उनसे अपनी बात रखी। मैंने उनको नए गठबंधन की बधाई भी दी, क्योंकि बिहार क्रांति की धरती है। बुद्धा ने वहां से इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा किया, जेपी साहब ने इतना बड़ा वो खड़ा किया, गांधी जी ने वहां से इतना बड़ा चंपारण आंदोलन जो है शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन की धरती है, और फिर वहां मुद्दों की मंडल की राजनीति वहां से बीपी मंडल साहब देखिए आप। तो मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना पे वहां बात होनी है। अभी जैसे हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद, 27% रिजर्वेशन कर दिया पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। तो जो इसलिए कल चर्चाएं हुई, मैंने उनसे कहा कि एक तो अपनी सरकार में, आपकी सरकार के होते अगर यहाँ शोषित वर्ग के लोगों पर एट्रोसिटी हो रही है तो इन पे आपको नजर रखनी चाहिए। दूसरा, आपको बधाई कि आपने कठिन फैसला लिया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से न डरते हुए बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने का कठिन फैसला है, महाराष्ट्र के लोग नहीं कर पाए, तो मैंने उसकी बधाई दी। और बाकी मैं समझता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ कि विपक्ष एकजुट हो। बाकी मैंने जैसा पर सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, इस लड़ाई की वजह से बीजेपी जीत जाती है। वरना बीजेपी से सीख लेनी चाहिए, कुमार जी, बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि नीतीश जी को बड़ा भाई कह के उनके जरिए सरकार में रहे, जो अपने काम कराने में कराए। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को बड़ा भाई कह के रहे, तमाम जगह पे ऐसे लोगों को मौका दिया, लेकिन यहाँ तो सबको बनने की वजह से सब खराब हो रहा है। मेरा प्रयास है कि देश बच जाए, इसके लिए इतने शहीदों ने कुर्बानियां दी है, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद नहीं भूला जा सकता है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं भूला जा सकता है, पंडित चंद्रशेखर आजाद नहीं भूल सकते हैं। मैं तो उनका नाम राशि, मैं गुलाम आजाद पैदा होता आजाद में वो नहीं भूल सकता हूँ। तो अपने जिनका नाम मेरे पिताजी ने बचपन में रखा, उनकी भी इज्जत रखनी है, इस देश की भी इज्जत रखनी है, इस देश को भी सुरक्षा मिले, ये देश श्रीलंका जैसे हालात में ना चला जाए, आर्थिक क्राइसिस ना हो जाए। तो अपने देश की परवाह, बाबा साहब ने कहा प्रथम भारतीय हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भाग हमारा है धनदौलती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। तो आपको लगता है कि ये जो स्थिति है अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति, एक राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कई लोग जुड़ भी रहे हैं, क्या इस तरीके की यात्राओं से या विपक्ष जुड़ेगा, कहीं कुछ लग रहा है, या तब कुछ ऐसे ही हवा हवाई है? मैं किसी को आलोचना नहीं करता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, वो प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभेच्छा है, मंगल कामना है, और मजबूती से लड़े। भाई हम विपक्ष के लोगों से क्यों लड़े, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध है। राजस्थान में जब उनकी सरकार में अत्याचारों को नहीं बोलेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, भाई बोलिए। जब आप यूपी घटनाओं बोलते हैं तो राजस्थान में बोलिए। हमारा काम है सोए हुए लोगों को जगाना, और जो जाग गया हम लोगों के प्रयास से उनको बहुत बहुत बधाई। तो अच्छा है, उनके लिए मंगल कामना, स्वस्थ रूप से जो है अपनी यात्रा पूरी करें और देश जुड़े। देश तो तब जुड़ेगा कुमार जी, कुणाल जी और दूसरे साथी, जब इस देश से जातिवाद खत्म होगा, तब देश जुड़ेगा।
ऐसे नहीं जुड़ेगा। और ये एजेंडे में जिसके है आप देख लो, हमारे में तो है कि यही ना बताओ कुणाल किस जाति के हैं, चंद्रशेखर किस जाति के हैं, कुमार अभिषेक किस जाति के हैं, तो ठीक है सब लोग इंसान है, भाई हैं, एक दूसरे की लड़ाई लड़े। यहाँ तो जाति से जाति और जाति के बाद धर्म, और ये देख के जो है एजेंडे सेट होकर लड़ाई लड़ जाती है। हम नहीं लड़ना चाहते साहब, अधिकारों की लड़ाई, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने लोगों से सवाल कर रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब तो जागो, सोए हुए लोगों अब तो जागो, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब जागोगे क्या। और आप देख लेना 2024 में इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बीजेपी को रोकने के लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप मेरी बात को याद रखना, मुझे इतना भरोसा है। एक बड़ी बात कही है चंद्रशेखर जी कि अगले 1 साल में आप अपने दलित, शोषित, वंचित समुदाय के जो लोग हैं उन्हें सजग करने के लिए बाकायदा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, मुहिम चलाएंगे। और आपने ये भी उम्मीद जताई है, बल्कि दावा किया है कि 2024 में दलित समुदाय बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़ी फोर्स बनेगा। कार्यक्रम खत्म करने से पहले, चूंकि बहुत से दर्शक बहुत बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, मैं चंद्रशेखर जी आपसे जानना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी मामले में आपका अगला कदम क्या होगा। एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं, आपने ट्वीट किए हैं, आपने रोष जताया है, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा लखीमपुर खीरी मामले में? देखिए, आदमी नाउम्मीद होकर सड़कों पर उतरता है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि ये 2 बच्चों की लाश नहीं लटक रही है, नाबालिग 2 दलित बच्चों की लाश, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लटक रही। तो इस लटकी व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश में भी ठोस जो है विपक्षी भूमिका हम लोग अदा करेंगे। और लखीमपुर खीरी की घटना पे मैं स्वयं जाऊंगा, वहां के परिवार से मिलूंगा, वो कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं उसकी जानकारी लूंगा, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इसकी जानकारी लूंगा, वहां के अधिकारियों से मिलूंगा। और फिर मैं मांग करूंगा कि कमजोर वर्ग के लोगों पे, जो अपने लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, उन पर अन्याय अत्याचार करने वालों के लिए कि संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया जाए, जिससे कि उनके अंदर एक डर पैदा हो, डर के कारण जो है वो अन्याय अत्याचार करने से बचे। तो जल्द मैं लखीमपुर खीरी में मिलूंगा। अगर पर पुलिस ने नहीं रोका तो पूरी ताकत से जाऊंगा, पुलिस ने रोका तो उनसे अपील करूंगा कुछ साथियों के साथ जाने दो, और पुलिस अगर तानाशाही करेगी तो फिर मोटरसाइकिल से चलेंगे या बस से चलेंगे। हमारा क्या है, हमें तो परिवार से मिलने जाना ही है, उनकी आवाज उठानी। हमें थोड़ा ही, हम ये थोड़ा ही कहेंगे प्रधानमंत्री की तरह उसमें कहना पंजाब में कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि सुरक्षित वापिस आ गया हूँ। तो हम तो जाएंगे और जाके जो इनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम करेंगे कि ये हिंसा बंद हो। तो लखीमपुर खीरी में हुए बलात्कार और मर्डर के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं। दलित समुदाय की वो दोनों बच्चियां थी जिनका बलात्कार के बाद उनके शव सरेआम पेड़ से लटका दिए गए। इस मुद्दे पर बात हमारे साथ कर रहे थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर आप हमारे कार्यक्रम में देर से जुड़े हैं तो मैं सिर्फ उन्हें छोटे में आपको बता देता हूं कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण और अहम कही हैं चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने ये कहा है कि वो कल उस लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और कैसे इस इंसाफ तक पहुंचे उनकी लड़ाई, उसमें उसकी मदद करेंगे। यह पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही है कि दलित समुदाय के खिलाफ बीजेपी सरकार में लगातार होते हुए जुल्म को वो उजागर करेंगे। अगले 1 साल में वो दलित, शोषित, वंचित समुदाय के लोगों को अपने प्रयासों से, अपनी पार्टी के प्रयासों से ये समझाने की कोशिश करेंगे, सजग करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की सरकार 2024 में वो ना आने दें। यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कम से कम वो अपने समुदाय के लोगों को बीजेपी के खिलाफ संगठित करेंगे। और तीसरी बात, उन्होंने ये दावा किया है कि 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए दलित समुदाय एक बहुत बड़ी फोर्स बनेगा। चंद्रशेखर आजाद, आपके प्रयासों और आपकी कोशिशों के लिए, जो आप पीड़ित परिवार के लिए करने वाले हैं, दलित समुदाय के लिए करने वाले हैं, हम आपका साधुवाद करते हैं। आपने लगभग 1 घंटा हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर अपनी राय रखी। लखीमपुर खीरी केस के माध्यम से एक आपने बिग पिक्चर हमें दिखाई दलित समुदाय को लेकर, उनकी क्या सिचुएशन है समाज में, क्या उनकी पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्हें किस तरीके से लिया जाता है। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुणाल, कार्यक्रम में आपने शिरकत की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमारे वकील ही इस मुकदमे को लड़ेंगे
और मजबूती से हम लोग चाहे वहां लड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट आए या सुप्रीम कोर्ट आए, सब जगह पे हम अपने वकीलों के जरिए इस मामले को लड़ेंगे। ये भी जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ। और यूपी नहीं, पूरे देश में दलित समाज के लोगों को हम लोग संगठित करेंगे इस अन्याय के खिलाफ। और बीजेपी के जो सरकार में जो अन्याय हो उसको भी उससे बचने के लिए भी जागरूक करने का काम पूरे देश में करेंगे। और जो सरकार उत्तर प्रदेश में सोई हुई है उसको जगाने के लिए जल्द उत्तर प्रदेश स्तर पे आजाद समाज पार्टी जो है, चाहे यात्रा निकाले या सारे जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन करे या विधानसभा घेराव करे, ऐसे कठोर कदम भी हम लोग उठाने का काम करेंगे जिससे कि मुख्यमंत्री जागे। चंद्रशेखर जी, छोटा सा सवाल मैं मेरे जहन में चूंकि है वो मैं पूछ लेता हूं कि जिस तरीके से आप साहब काशीराम का हमेशा आप उनके लिए सम्मान के साथ बात करते हैं, आप मायावती जी के लिए भी कभी कोई उल्टे सीधे शब्द नहीं कहते, लेकिन आज आपने अपनी बातचीत में जिस तरीके से उनके लिए एक समर्थन जताया है, तो जो एक परसेप्शन है कि आप दलित पॉलिटिक्स में अपनी राह मायावती से अलग खोज रहे हैं, क्या वो सही परसेप्शन नहीं है? क्या आप मायावती को आपको लगता है कि मायावती ही दलित समुदाय की बड़ी नेता हैं और आप राजनीति से ज्यादा सामाजिक कार्यों में दलित समुदाय के साथ हैं? देखिए, वो बड़ी नेता हैं और रहेंगी बड़ी नेता, क्योंकि भारत में पदों से तय किया जाता है कि बड़ी नेता हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि मुझे काम करना है, कोई भी किसी गरीब के बेटे को आसानी से आगे बढ़ने नहीं देगा और ना अवसर देगा थाली में सजा के। तो मुझे उनको, क्योंकि लोकतंत्र में गरीबों को भी अवसर मिले, इसलिए मुझे उनको जागरूक करना और मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। सम्मान उनका इसलिए है क्योंकि साहब काशीराम के नेतृत्व में जब उन्होंने काम किया तो अच्छा काम किया, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन राजनीति और जो लोग आपको वोट देते हैं, आपसे वो ये भी उम्मीद करते हैं कि जब उनके साथ अन्याय अत्याचार और उनके अधिकारों पर सरकार द्वारा कुठाराघात होगा तो तब आप उनकी आवाज उठाएंगे। तो वो बहुत उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद अब वो बेंजी से नहीं करते। इसलिए चंद्रशेखर आजाद से विपक्ष भी और सरकार भी ये कह रही है कि चंद्रशेखर कब जाएंगे, तो चंद्रशेखर तो जाएं। चंद्रशेखर की जिम्मेदारी है इस समाज का बेटा होने के नाते उनके उस परिवार के आंसू पोंछने और किस तरह से उनकी लड़ाई को ताकतवर से लड़ा जाए कि उन बच्चियों को इंसाफ मिले। ये काम मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से अदा करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक, कुमार कुणाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।